जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और अगर आप कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलते हैं दोस्त, बिना देरी के अपनी क्लास में बिल्कुल भी आज समय को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आज मुझे लगता है कि क्वेश्चन की संख्या तो 50 ही है, लेकिन उनसे संबंधित मुझे बहुत कुछ आपको बताना है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी क्लास की तरफ। और यहाँ पे देखो, हमारा जो पहला प्रश्न है कि निम्न में से रेलवे शताब्दी वर्ष क्या है। तो इनमें से रेलवे शताब्दी वर्ष क्या होगा, तो इसको मैंने भी काफ़ी देर सोचा था। फिर मुझे जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता लगा 1953 है। 1953 पता, क्योंकि 1853 में ये स्टार्ट हुई थी, है ना। शताब्दी वर्ष क्या होता है, 100 वर्ष जो हो जाते हैं पूरे, भाई जो 100 वर्ष हो जाते हैं उसे क्या शताब्दी बोलते हैं, मतलब 100 वर्ष पूरे। तो 100 वर्ष पूरे कब होंगे, 1953 में होंगे। देखो इस तरीके से ट्रिक से याद रखना है, ठीक है ना। तो शताब्दी वर्ष पूछा जाएगा, आप नहीं बोलोगे ना 1953। अब यहाँ पे देखो, जो ये 1995 दे रखा है, इसमें ये पता क्या है, ये रेलवे उपभोक्ता वर्ष है। क्या है, रेलवे उपभोक्ता वर्ष है, ये भी आप ध्यान रखेंगे 1995। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज हमारा क्या है। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बिल्कुल बोल ही दिया है कि पीडीएफ के लिए आप बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी, किसी से भी कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है दोस्त। बस आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना कि भैया मुझे टेलीग्राम ज्वाइन करना है, या किसी ने बोल रखा हो तो आप उसमें रिप्लाई में चेक कर लेना। मैंने टेलीग्राम का लिंक शेयर किया होगा, आप सीधा ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आप पीडीएफ मिलती रहेंगी आपको बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं, 1 रुपये भी नहीं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दिया गया है, भारत का पहला उच्च आधुनिकृत कोच कारखाना कहाँ स्थापित है। भारत का पहला उच्च आधुनिकृत कोच कारखाना पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना, ये चेन्नई में किया गया था। कहाँ पर, चेन्नई में। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चेन्नई मतलब तमिलनाडु में, चेन्नई में, ठीक है ना, तमिलनाडु के चेन्नई में। और देखो इसका जो नाम था वो भी याद रखना, इसका नाम था एंटीग्रिल कोच फैक्ट्री, एंटीग्रिल कोच फैक्ट्री, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना, इसका नाम है। और इसका जो स्थापना हुई थी वो कब हुई होगी, तो वो देश जब आज़ाद हुआ तभी तो हुई होगी ना। तो ऐसे याद रखना, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1952 में हुई थी। ये आपको देखो याद रहना चाहिए। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। बस क्या है ना, क्वेश्चन थोड़े धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, तो गलती नहीं करनी। अब यहाँ पे दिया गया है कि रेल मंत्रालय द्वारा निवल कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 2025, 28 या 30, बताओ। रेल मंत्रालय द्वारा निवल कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट जवाब, राइट जवाब हो जाएगा। तो इससे आप क्या करेंगे, इससे आप नोट कर लेंगे क्वेश्चनों को, इन तीनों क्वेश्चनों को नोट करना है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है, वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली G20 बैठक कहाँ आयोजित हुई है। वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली G20 बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, याद रखना ये हुई है उत्तर प्रदेश, बिहार, बेंगलुरु। हाँ, तो बेंगलुरु सही जवाब आपका हो जाएगा, क्योंकि ये कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई थी, ठीक है ना। कहाँ पर, कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई थी, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज देखो, मुझे ऐसा लगा कि लास्ट में जो मैं क्वेश्चन देता था SW के लिए, तो मुझे कोई आंसर नहीं देता था उसका। आज मैंने इसीलिए पहले पूछ लिया, और ये कल की क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कल हम लोग कर चुके। डेली ऐसे ही होता है कि नेक्स्ट क्लास में बस क्या होता था, 40 से 45 या 50 के बीच में रहता था आपका SW। लेकिन आज 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस्ताद असद अली खान कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे। ये आपका SW क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है वो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में शिक्षक दिवस किस भारतीय नेता की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो कि हम लोगों ने 5 सितंबर कल ही मनाया था। और और मैंने भी अपने गुरुओं को विश किया और उनसे बात की, फ़ोन किया और उनसे आशीर्वाद लिया। और यहाँ पे देखो, जो आपका सही जवाब है वो होना चाहिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। क्या हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर ये मनाया जाता है, ठीक है ना, ये याद रहेगा ना। और ये आपको मैं बता दूं, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति जी हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं।
और भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और पीडीएफ के लिए अगर आप चाहें तो ये जीके जीएस क्यूज लिख के आ रहा है ना, जहाँ पे 16 पॉइंट कुछ के सब्सक्राइबर वगैरह लिखा होगा, उस पर क्लिक करिए जब अभी आप क्लास को देख रहे हैं। तो पूरा चैनल खुलेगा, चैनल पे यहाँ पे ऐसा ये आइकन बना होगा, यहाँ लिखा होगा देशी फ्रॉम गाँव वाला, उसके नीचे लिखा होगा एक लिंक लगा होगा, टी होगा उसका पहला अक्षर, और उसमें लिखा होगा बाद में 1 मोर लिंक। तो उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा, आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अब देखो यहाँ पे दिया गया है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे? जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा डॉक्टर विक्रम ए साराभाई जी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। पहला तो मैं एस सोमनाथ, ये तो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं। जो डॉक्टर विक्रम एस साराभाई है, ये जनक हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के। तो ऐसे आप ध्यान में रखना। और एक आपसे और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जो पहला रॉकेट है वो कब लॉन्च किया गया था, है ना, ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था। तो वो भी आप याद रखना कि वो हुआ था 21 नवंबर 1963 को। 21 नवंबर 1963 को पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है भारत के रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? देखो, और भारत के रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया पूछा गया। वुमेन समझ रहे हो ना, मेन और वुमेन। तो यहाँ पे वुमेन बताना है कि कौन है। तो वुमेन है ऋतु करीधाल। ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। और देखो यहाँ पे अगर आपसे मैन पूछा जाता है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, तो आप क्या बताते? तो आप तुरंत बताते के शिवन, है ना, के शिवन जी रॉकेट मैन ऑफ इंडिया हैं, है ना। अब अगर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाएगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो आप तुरंत बताएंगे एपीजे अब्दुल कलाम जी, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम ले लेंगे। लेकिन आपसे अगर मिसाइल मैन वुमेन ऑफ इंडिया अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? मैन तो आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम है मिसाइल मैन, मिसाइल वुमेन कौन है? तो याद रखना टेसी थॉमस। ऑप्शन सी में जो नाम दे रखा है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये मिसाइल वुमेन है। और यहाँ पे देखो अगर आपसे सरोजिनी नायडू जी के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखना इन्हें क्या बोला जाता था? इन्हें भारत की कोकिला कहते हैं ना, भारत की कोकिला कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? रेडियो प्रसारण का प्रारंभ जो है भारत में किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना ये 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मैंने ये भी बताया था कि विविध भारती कब हुआ था, फिर आकाशवाणी में कब कन्वर्ट हुआ था, ये सब मैं आपको प्रीवियस क्लास में, मतलब कि परसों या दरसों की क्लास में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं नेक्स्ट करने वाला था, यहाँ पे आपका सही जवाब तो 1927 हो ही जाएगा प्रश्न का। अब देखो 1922 में क्या हुआ था? तो इसमें याद रखना, इसमें असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया था, है ना, जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था और 22 तक चला था, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ने इसको रोक दिया था, जो कि चौरा चौरी ट्रेन एक्शन हुआ था, है ना, चौरा चौरी एक्शन हुआ था, उस वजह से रोक दिया था। और 1939 में याद रखना है आपको, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, है ना, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो 1939 भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता का शासन है। प्रजातंत्र की परिभाषा के जनक कौन है? तो भैया ये किसने कहा था कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता का शासन है, जनता का सरकार है, प्रजातंत्र की परिभाषा के जनक कौन है? तो आप याद रखेंगे यहाँ पे, ये प्रश्न आपके लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो सही जवाब है वो हो जाएंगे इब्राहिम लिंकन जी, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं, ऑप्शन बी में दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, ये भी आपको याद रखना है। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन इनके ही द्वारा किया गया था। कब? जनवरी 1963 में। कब किया गया था? जनवरी 1963 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। और इनसे एक चीज़ आप और सीख सकते हो कि अगर कोई ये कहता है कि
हमें बहुत समस्याएं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है या क्या नहीं है, ठीक है ना। अगर ना होने वाला अगर विचार मन में आता है तो एक बार इनकी जीवनी को जाके पढ़ लेना। ये वो हैं जिनके पास कुछ नहीं था, और ये वो हैं जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का सबसे शक्तिशाली इंसान मतलब कि राष्ट्रपति बने, ये है ना। तो ये तो बिल्कुल कह ही नहीं सकते कि जीवन में हमें दिक्कतें आ रही हैं या हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। ये सब एक बहाने होते हैं, एक्सक्यूज होते हैं। और सच्चाई ये है कि अगर आप व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, जो सोचा जा सकता है वो किया जा सकता है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र NDRI कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है, ये याद रखना, ये हरियाणा के करनाल में है। भैया कहाँ पर है? हरियाणा के करनाल में पड़ता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। हरियाणा के करनाल में पड़ता है। और एक प्रश्न मैं आज आपसे पूछता हूँ कि पुनर्जागरण के पिता कौन है? भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। दयाराम सरस्वती जी और राजा राम मोहन राय जी और महात्मा गांधी जी, 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब यहाँ पे दिया है हाल ही में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने। देखो ये आपके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से संबंधित है। यहाँ पे आप बताइएगा कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं। तो वो याद रखना, सिद्धार्थ अग्रवाल जी बने हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र क्या है? अगर हो सकता है यार पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे उम्र का अम्र लिख रहा हूँ, ठीक है ना, माफ़ी चाहता हूँ। इनकी जो उम्र है वो आपको ध्यान रखना 49 वर्ष, मतलब कि 49 वर्ष के ये हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? इनमें जो दे रखा है इनमें से आपको क्या लग रहा है? तो याद रखना गैलन है, तो यहाँ पे गैलन जो ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो भैया 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे देखो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ सिद्ध भी करूँगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे कि 4 मिनट लगते हैं। क्या लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। तो सोचो 1 मिनट में पृथ्वी कितना चल रही है? 4 मिनट में 4 मिनट लगते हैं 1 देशांतर। तो टोटल कितने हैं? 360 देशांतर हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लो कि ये 4 मिनट लगते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। 6 चौक 24 की 4 हासिल लगी 2, 3 चौकू 12 और 13 14, 1440 मिनट में, मतलब एक पूरा 360 डिग्री का 360 डिग्री देशांतर घूम लेगी पृथ्वी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको कैसे निकालना है? देखो यहाँ पे अब ये टोटल आपके मिनट बन गए। इनको क्या करोगे? इन्हें 60 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे ये 0 से 0 काट दो। देखो 6 दूनी 12 बच्चा 2, यहाँ पे 2 आ गया, मतलब 24 हो गया। और 6 चौक 24, मतलब कि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम लेता है। मतलब 24 घंटे का दिन रात होता है ना आपका, 24 घंटे में 1 चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे हमारा 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना? 4 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपको अगर 2 डिग्री देशांतर या 15 डिग्री देशांतर जितना भी पूछा जाएगा, आपसे इसी तरीके से निकाल के बता देंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब मुझे नहीं लगता है कि अब आप नहीं निकाल पाएंगे। 4 मिनट आपको पता चल गया, तो अब आप कुछ भी पूछा जाएगा इससे रिलेटिव आप बता देंगे। देखो यहाँ दिया गया है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है। देखो भैया रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है, एक बार सही से देख लेना। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? ये हबीबगंज कहाँ पड़ता है भैया? ये शायद मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। अब इसकी ये जो अब नया नाम है वो भी याद रखना है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ऑप्शन बी जो आपको यहाँ पे दे रखा है, रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है, जो कि पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। ये आपको देखो ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्त। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जो भोज मेट्रो यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे जो आपको ये भोज मेट्रो दे रखा है, ये पता है इससे पहले जो भोपाल मेट्रो रेल थी ना, भोपाल मेट्रो रेल, उसका नाम बदल के कर दिया गया है भोज मेट्रो, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे जो भी बताया है आपने इसको नोट किया होगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो यहाँ पे दिया गया है
भारतीय रेलवे ने पहला कचरा से ऊर्जा उत्पन्न संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो इसका आप फटाफट जवाब करिएगा। देखो ये भी रेलवे से संबंधित यार क्वेश्चन है आपका। और तब तक मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि दो ज्वार भाटा के बीच का जो अंतराल है वो कितने समय का होता है? दो ज्वार भाटा के बीच का जो अंतराल है वो कितने समय का होता है? तो आप याद रखना वो होता है 12 घंटा 26 मिनट, ठीक है ना। 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल होता है दो ज्वार भाटाओं के बीच। ये आपको देखो ध्यान रखना, मुझे याद आ गया अभी अचानक तो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे याद रखना जो पहला कचरा से ऊर्जा उत्पन्न संयंत्र है ना वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो आप तुरंत बताएंगे भैया भुवनेश्वर में किया गया है, ठीक है ना। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। अब यहाँ से एक चीज़ और याद रखना कि ये भारत का तो चौथा है भुवनेश्वर वाला, लेकिन भारतीय रेलवे का पहला है, ठीक है ना। वैसे तो ये भारत का चौथा है लेकिन भारतीय रेलवे का पहला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी थी? मिताक्षरा पुस्तक जो है ये किसने लिखी थी? पुस्तकें देखो दोस्त पूछी जाएंगी। अब यहाँ पे याद रखना ये लिखी थी विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे अमीश त्रिपाठी दे रखा है, इनका एक अंग्रेजी उपन्यास है जिसका नाम है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। क्या है? सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, अमीश त्रिपाठी जी से। और देखो वाड़ भट्ट जी से तो आपको पता ही है यार, हर्षचरित है ना। हर्षचरित की रचना किसने की थी? वाड़ भट्ट जी ने की थी। और सीता वॉरियर्स, ये जो अभी मैंने आपको क्या बताया, सीता वॉरियर्स ऑफ मिथिला, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना अमीश त्रिपाठी। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 11 से 15 जून 2025 तक कहाँ आयोजित होगा? ये देखो ये आपके करंट का क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे बताओ आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 11 से 15 जून 2025 तक कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा लाडर्स। लाडर्स भैया ये कहाँ पड़ता है? ये भैया कौन से देश में पड़ता है? तो आप बताइएगा फटाफट। तो याद रखना ये आपका लंदन हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पर? लंदन में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये 18वें क्वेश्चन पे पहुंच गए और मुझे याद नहीं रहा, तो मैं देखो 1 मिनट के लिए रुकूंगा। मैं क्लास में फालतू नहीं रुकता हूँ, 50 क्वेश्चन करवाता हूँ फटाफट 30 मिनट में और बस। तो अब मैं यही कहूँगा कि हो सकता है मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो और जो भी मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं इस बार उन्हें 100% सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। 100% सिलेक्शन मिलेगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस मेहनत करते जाइएगा। और दोस्त आप भी अपने भाई को, जितने भी मेरे पुराने दोस्त हैं वो तो सब लाइक वाला बटन दबाते हैं, मुझे ये पता है। और क्योंकि जो ग्राफ होता है ना वो बता देता है कि कौन कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरे नए दोस्त जुड़े हुए हैं वो यार प्लीज़ एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे। और देखो थोड़ा सा यार क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना और क्लास को थोड़ा सा दोस्तों के साथ में शेयर कर देना यार, क्योंकि आप लोग बाकी में शेयर करते हो मुझे पता है, तभी तो इतना अच्छा व्यूज़ वगैरह आ रहा है। और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से शयनता का मात्रक क्या है? निम्नलिखित में से शयनता का मात्रक क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन ए जो यहाँ पे दे रखा है ना ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और देखो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड जो दे रखा है ये किसका मात्रक है? तो याद रखना ये है भैया चाल का मात्रक। किसका मात्रक है? चाल का मात्रक है, सॉरी ये चाल का मात्रक है, ठीक है ना। और विद्युत आवेश का कूलाम है। विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो कौन है? वो कूलाम है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और विद्युत प्रतिरोध का क्या मात्रक है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? मैंने आपको कई बार बताया है कि दोस्त ओम को याद रखना है, ठीक है ना, ओम को याद रखना है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम है, आपका विद्युत आवेश का कूलाम है, चाल का मीटर प्रति सेकंड है, और ये आपका शयनता का जो अभी मैंने बताया न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर जाने पर जी का मान खाली स्थान है। तो जी का मान क्या होता है भाई? देखो पृथ्वी से नीचे जाओ या ऊपर जाओ जी का मान क्या हो जाता है? जी का मान घट जाता है। जी का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। तो यहाँ पे लगाओ मान घटता है। हाँ ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने शून्य को टच किया था, शून्य को अगर आपने लगाया था तो शून्य याद रखना कि जब केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जाते हो तो वहाँ पर जी का मान शून्य होता है,
ठीक है ना, ये भी आप याद रखना। और अगर ध्रुव पर जाओगे, अगर आप ध्रुव पर जाते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे अधिक होगा, ठीक है ना, जी का मान वहाँ पर क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। और विषुवत रेखा पर क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना, विषुवत रेखा पर क्या होता है, कम होता है। तो ये आपको देखो दोस्त ध्यान में रखना है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और साइंस के क्वेश्चन के लिए आपने बहुत ज़्यादा बोला, तो मुझे लगा कि मेरे दोस्तों को साइंस के क्वेश्चन भी कराने चाहिए। देखो यहाँ दिया है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब खाली स्थान हो जाता है, तो क्या हो जाता है, कम, ज़्यादा या सामान्य। तो भैया देखो, जब वायुमंडलीय दाब क्या होगा, जब अगर आप ऊपर जाएंगे, पृथ्वी से ऊपर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा भैया, दाब कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब। आपको जैसे पता होगा कि भाई पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है ना भाई, पहाड़ों पर जब खाना बनाते हो कठिनाई होती है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या है, कम है ना। और वहाँ पे एक चीज़ और है कि जो जल है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबलने लग जाता है। भाई अपने यहाँ 100 डिग्री पे उबलता है, वहाँ 100 डिग्री से कम है, तब भी उबलने लग जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो याद रखना कहाँ पर उबलने लगता है, पहाड़ों पर, ठीक है ना दोस्त, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है। अब यहाँ पे दिया है, गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थापित है। गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप जो है ये कहाँ पर स्थापित है, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका जो है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और ये पता है आपको ये कौन से राज्य में पड़ता है, बताओ। तो याद रखना ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्त, तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना दोस्त। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि रेल कोच कारखाना अगर पूछा जाएगा तो आप कपूरथला को लगाएंगे, ठीक है ना। रेल कोच कारखाना अगर पूछा जाएगा तो ये कहाँ पर है, ये कपूरथला में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जैसे बेंगलोर दे रखा है, तो बेंगलोर से भी आपको याद रखना है कि जो रेल व्हील फैक्ट्री है ना, रेल व्हील फैक्ट्री है, तो वो कहाँ पर है, वो बेंगलोर में है, ठीक है ना। कर्नाटक, कहाँ, बेंगलोर कर्नाटक, याद रखना बेंगलोर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलती है, मैत्री एक्सप्रेस। तो मैत्री एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, ये मैंने आपको उस दिन बताया था, बंधन एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, है ना, ये सब बताई थी मैंने आपको। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तुरंत लगाओगे भैया भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए जो है उसको तुरंत सही जवाब कर दोगे। अब बांग्लादेश के बीच में एक तो देखो भैया यहाँ पे आपकी मैत्री चलती है, दूसरी कौन सी ट्रेन चलती है बताओ। एक तो आपकी मैत्री एक्सप्रेस हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर दूसरी गाड़ी की बात करेंगे तो आप क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे याद रखना जो दूसरी आपकी है वो हो जाएगी बंधन एक्सप्रेस। क्या हो जाएगी, बंधन एक्सप्रेस। और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तो समझौता एक्सप्रेस और दूसरी थार एक्सप्रेस। तो ये दोनों ध्यान में रखना है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता और राज्य कौन है। नहीं है यहाँ पे, ये एरर हो गया, ठीक है ना। विजेता राज्य कौन है, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता राज्य कौन है। अब प्रश्न यहाँ पे सही हो गया, वो एक्स्ट्रा वहाँ पे टाइप हो गया था। तो याद रखना जो विजेता है वो तो है हरियाणा। कौन है भैया, हरियाणा है। 2023 की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है ना। और दूसरा याद रखना, अगर उप विजेता पूछ देगा तो वो आपका राजस्थान हो जाएगा। अगर उप विजेता की बात करेंगे तो आपका राजस्थान हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जो साउथ जोन दे रखा ना, इससे भी याद रखना कि ये जो साउथ जोन है ना, ये दिलीप ट्रॉफी का विजेता है, ये दिलीप ट्रॉफी का विजेता है, ठीक है ना। और दिलीप ट्रॉफी कौन सी, 2023 वाली, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखना। और उप विजेता अगर पूछा जाएगा दिलीप ट्रॉफी का तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना वेस्ट जोन है। कौन, वेस्ट जोन जो है वो उप विजेता है। तो ये देखो यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्त, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये हरियाणा ना पहली बार जीता है, ठीक है ना, ये पहली बार जीता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे कहते हैं कि मिली जाएगी मंजिल भटकते भटकते सही, लेकिन गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, ठीक है ना। गुमराह कौन है, जो घर से निकले ही नहीं। हम लोग अगर फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं दोस्त, लेकिन हमें ये तो पता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें सफल तो एक दिन होना ही होना है ना। जब हम कर्म कर रहे हैं तो हमें फल तो मिलेगा ही,
सीधी सी बात है। तो बिल्कुल अपना कर्म करते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए। सफलता और फल जो है वो भगवान के हाथ पे छोड़ दीजिएगा। मालिक आपको वो देगा जो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रख के ही कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग जवाब करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका सही जवाब 5 जनवरी ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है बताओ। 10 नवंबर को तो याद रखना विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व विज्ञान दिवस जो है 10 नवंबर को मनाया जाता है। और 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है फिर, अगर 14 नवंबर की बात करेंगे तो 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, तो याद रखना विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। क्या, मधुमेह दिवस मनाते हैं। तो ये आप याद रखना 14 नवंबर को। और यहाँ पे 10 नवंबर बता दिए, 10 दिसंबर भी नोट कर लो। क्या मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भाई, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो ये तो भैया हमें पता है, काफ़ी बार आपने बताया, तो बहुत अच्छी बात है दोस्त, और आपको पता भी होना चाहिए। और देखो यहाँ पे दिया है 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप किस राज्य से संबंधित है। तो 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप है वो किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। कहाँ से, उत्तराखंड। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर केरल की बात करें, केरल में एक वो है ऐप, क्या नाम है, सैली ऐप। ठीक है ना, क्या है, सैली ऐप। तो ये भी आप याद रखेंगे। सैली ऐप जो है ये कौन से राज्य से, केरल से। और यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश से, तो ये आपको पता ही होगा, एक तो आपका 1076 हो जाता है ना, 1076 है, 112 है, ये आप याद रखेंगे। और देखो गोवा जो है, गोवा में एक वीज विजिलेंस ऐप है। ठीक है ना, वीज विजिलेंस ऐप, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से संबंधित है, गोवा से संबंधित है। तो बिल्कुल सही बात है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आनुवांशिकता के नियम का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था। तो देखो साइंस के क्वेश्चन है, आप साइंस के लिए बहुत ज़्यादा कहते हो ना, तो साइंस के ही क्वेश्चन करो फिर। और यहाँ पे बताओ कि आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखना मेंडल ने किया था। तो यहाँ पे ग्रेगर मेंडल जो है दे रखे हैं ऑप्शन ए में, ये आपके सही जवाब हो जाएंगे। और द्युमित्री मेंडलीव दे रखे हैं, इन्होंने क्या किया था बताओ, इन्होंने क्या किया था। तो इन्होंने भैया पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया था। किसका, पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, इन्होंने किसका प्रतिपादन किया था, पीरियोडिक टेबल का। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। हाल ही में कौन यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो देखो ये आपकी करंट अफेयर का कितना प्यारा क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। वहाँ पे शॉर्टकट में भी लिखा हुआ हो सकता है यूपीएस। ठीक है ना, यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है ना, ऐसे भी याद रखना है। अब ये बताओ कौन सा राज्य है वो। तो याद रखना वो पहला राज्य महाराष्ट्र है। क्या है, पहला राज्य महाराष्ट्र। ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है मानव शरीर के अंगों का एक्सरे किस किरण द्वारा किया जाता है। तो भैया ये एक्स किरण द्वारा किया जाता होगा भाई, एक्सरे है तो एक्स किरण द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी खोज किसने की थी, अब आते हैं पॉइंट पे। इसकी खोज किसने की थी बताओ। तो याद रखना रोटेंजन ने इसकी खोज की थी। ठीक है ना, यहाँ पे पूरा लिख नहीं पा रहा है, रोटेंजन ने इसकी खोज की थी। तो ये आप याद रखना। ठीक है ना, WC रोटेंजन, पूरा नाम बता दूं, WC रोटेंजन। और भाप के इंजन की खोज किसने की थी बताओ। भाप के इंजन की खोज किसने की थी, मैंने आपको उस दिन भी बताया था किसने की थी, जेम्स वाट ने की थी, जेम्स वाट ने की थी। ठीक है ना। और ताप के गतिवादिक सिद्धांत है, ताप का जो गतिवादिक सिद्धांत है उसकी खोज किसने की थी। तो उसकी खोज की थी कैल्विन ने। किसने, कैल्विन ने की थी। ठीक है ना, ताप के गतिवादी सिद्धांत की जो खोज है वो कैल्विन ने की थी। और जेनेटिक कोड की किसने की थी, जेनेटिक कोड तथा कृत्रिम जीन की, याद आ रहा हो मैंने आपको बताया भी था, जेनेटिक कोड और कृत्रिम जीन की जो खोज है वो किसने की थी, वो की थी भैया हरगोविंद खुराना जी ने। किसने की थी, हरगोविंद खुराना जी ने की थी शिवम भैया। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे अब जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चनों को, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे और ज़रूर आप इनको नोट कर रहे हो। देखो अगर लिखते रहोगे ना तो याद बने रहेंगे, अदरवाइज भूल जाओगे। मैं ये बात आपको फिर भी बता रहा हूँ। और देखो यहाँ पे दिया है कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। देखो ये मुझे लगता है कि
आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना अनिवार्य भी है। यहाँ पे याद रखना ऑप्शन सी 58% जो है, 58% जो भाग है वो कृषि पर निर्भर है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है ना, सिडबी की स्थापना कब हुई थी और सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, ये भी पूछ लिया जाता है भाई, है ना। तो सिडबी की अगर स्थापना की बात करेंगे तो ये हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। इसके अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो याद रखना ये लखनऊ में स्थापित है। कहाँ पर? लखनऊ इसका मुख्यालय है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था और इसकी स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछ लिया जाता है। तो देखो, अगर राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो याद रखना ये 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब? 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है ना। तो यह राष्ट्रीयकरण आपको यहाँ पे क्लियर होता है। अब अगर स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था भाई। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना जो है वो आपके बता देना, जो आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और 1921 में इंपीरियल बैंक, ठीक है ना, इससे बाद में चल के एसबीआई बना दिया गया था। एसबीआई बना दिया गया था। एसबीआई ये कब बनाई गई थी बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो यहाँ पे दिया है बीपीसीएल का पूर्ण रूप क्या होगा? बीपीसीएल का पूर्ण रूप क्या होगा? तो बीपीसीएल का पूर्ण रूप भैया होता है, क्या होगा बताओ आप? तो याद रखना भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या होगा? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दे रखा है, यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दे रखा है ये एचपीसीएल का होता है। किसका? एचपीसीएल का। तो ये एचपीसीएल का और ये बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और देखो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, तो इसको याद रखना एमटीएनएल। एमटीएनएल तो एमटीएनएल जो जैसे बीएसएनएल है ना, बीएसएनएल, तो ये महानगरों में एमटीएनएल और शायद डॉल्फिन था एक। मैं आपको बताऊं, मैं गुड़गांव में था तो वहाँ पे मैंने सिम ली थी डॉल्फिन, ठीक है ना, डॉल्फिन थी वो। तो याद रखना एमटीएनएल जो है उसका फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण करता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फंसने वाला क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि 17 दूनी 34 है। मैं इसका जवाब आपको बताऊंगा, तब तक आप कमेंट बॉक्स में करिए। और 1 मिनट के लिए रुकूंगा और फिर से वही कहूँगा, हो सकता है कि माँ भगवती विराजमान हो और बाड़ी पे, और जो भी मुझे सुन रहे हैं जिनके कान में मेरी आवाज़ आ रही है, इस बार 100% उनको वर्दी मिलेगी। ये मेरा उनसे वादा है। और वो अगर मेहनत करेंगे वाकई में तो उन्हें सफलता से अब कोई नहीं रोक सकता है। और आप भी अपने भाई को यार एक बार देखो, आप लोगों के सपोर्ट पे ही शिवम भैया जिंदा है, ऐसे समझिएगा, ठीक है ना। आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तभी ये सब चल रहा है। आप सपोर्ट बंद कर दोगे सब बंद हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यार सपोर्ट बनाए रखो, लाइक वाला बटन यार दबा दो, है ना। एक समोसा खा लेना, और अगर सब्सक्राइब कर दो तो एक आइसक्रीम ले लेना, ठीक है ना। और अगर शेयर करो तो फिर पार्टी ले लेना, ठीक है ना, पार्टी दे देंगे। ये भैया तुम्हारा पैसों से गरीब है लेकिन दिल से बहुत अमीर है, टेंशन मत लेना, ठीक है ना दोस्त। और देखो यहाँ पे जो आपके प्रश्न का जवाब है वो क्या हो जाएगा बताओ। तो याद रखना ये विद्युत हीटर होता है भैया, विद्युत हीटर। मत चलाया करो, कोई अगर घर में चलाते हो तो बंद कर दो, क्योंकि बिजली अगर बचा लोगे ना तो आगे काम आएगी, ठीक है ना। जल भी बचाना है, पानी को भी बचाओ यार, बिजली भी बचाओ, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें आगे काम आएंगी, है ना। और देखो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? तो याद रखना वो मोमबत्ती बदलती है। प्रकाश ऊष्मा या ऊष्मा ऊर्जा में कौन मोमबत्ती को रासायनिक ऊर्जा से मतलब रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में मोमबत्ती बदलती है। तो मोमबत्ती हो जाएगा उसका उदाहरण। और देखो मोटर जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? नहीं, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है मोटर, है ना। भाई बत्ती आती है तभी तो चलता है, और जब चलता है तो काम करता है तो फिर आटा पीस जाता है चक्की पे, है ना। तो ये याद रखना है ऐसे कि जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वो डायनामो है ना। जनरेटर पे लगा होता है ना पीछे, जनरेटर भी ऑप्शन मिल सकता है, तो याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे।
ATMA का पूर्ण रूप क्या है भैया? ये रेलवे का क्वेश्चन, रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है। और मैं आपको ये बता दूं ये क्या है। आपने लगा देखा होगा जब जाते हो स्टेशन के पास जहाँ टिकट बढ़ती है, वहाँ एक रेड कलर का ऐसा बॉक्स टाइप का उस पर डिस्प्ले लगी होती है। यहाँ पे ऐसे करके वो ATM टाइप का डालने वाला होता है ना। तो ये पता, ये याद रखना, इसे ATMA बोलते हैं। और ये ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस सिस्टम, ऑप्शन ए जो दे रखा है सही जवाब आपका हो जाएगा। ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस सिस्टम हो जाएगा ATMA का पूर्ण रूप, ठीक है ना। और ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है ये ATM का फुल फॉर्म होता है। ATM मशीन होती है ना जहाँ से रुपए निकालने जाते हो, तो ये उसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये भी आपको देखो दोस्त ध्यान में रखना है, और हो सकता है कि पेपर के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे दिया है कि एक मिनट, कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट हो गया ना, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे 36 नंबर चाहिए। हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पेरिस पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन मेंस सिंगल्स में भारत को किसने गोल्ड मेडल दिलाया है? तो भैया वो कौन है बताओ। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना, नीतीश कुमार। कौन हो जाएंगे? नीतीश कुमार। ऑप्शन सी जो है सही जवाब आपके हो जाएंगे, नीतीश कुमार जी ने। और चलते हैं इसी के साथ पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन हैं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बनेंगे। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे दिया है कौन सा पहला रेलवे जोन है जिसने अपनी सभी ट्रेनों के अंदर बायो टॉयलेट लगाने में सफलता हासिल की है? तो देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेलवे से संबंधित है। ऐसी वो बताओ कौन सा जोन है जिसने अपनी सभी ट्रेनों के अंदर बायो टॉयलेट लगाने में सफलता की है? तो टॉयलेट भैया बायो वाले मतलब कि स्टैंडर्ड वाले होते हैं ना, वो बायो सीट एकदम बढ़िया वाले। तो याद रखना वो है पश्चिम मध्य रेलवे। कौन है? पश्चिम मध्य रेलवे। ऑप्शन सी जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब अगर मैं आपको रोज़ मुख्यालय पढ़ा रहा था, तो आज मैं जानना चाहता हूँ कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। अब बहुत से लोग हंस रहे होंगे मन ही मन में कि अरे भैया भूल गए, है ना। भैया पेपर में भूल जाओगे चालान कट जाएगा। समझ में आए? जबलपुर है, याद रखना, ठीक है ना। आज देखो मैं अपनी गांव वाली भाषा में बोलने लग गया। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो दिया है निम्न में से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? भाई देखो अब इसका देखो कितने लोग एकदम सटासट जवाब करेंगे, भैया होमोसेपियंस है ना, ऑप्शन ए कर देंगे। लेकिन अगर मैं कैनिन प्लूपस फैमिलियर्स की बात करूं तो ये कौन है? ये किसका वैज्ञानिक नाम है भाई बताओ? सब शांत बैठ गए क्योंकि भैया पता ही नहीं कुत्ते का नाम था ये, है ना। भैया फैमिलियर्स का नाम याद रखना। फैमिलियर्स मतलब आपकी फैमिली के साथ में रहता हो, है ना। मेरा डॉगी है डफ़ी नाम है उसका, ठीक है ना। वो हम लोगों के साथ में ही रहता है, हम लोग साथ ही खाना खाएगा, साथ ही सोएगा, साथ ही घूमेगा, मतलब तो याद रखना ऐसे फैमिलियर्स, है ना। अब देखो यहाँ पे वोस टायरस जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है? बताओ। तो याद रखना गाय का। किसका भैया? गाय का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है निम्न में से अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? भैया अग्नाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है इनमें से? तो इनमें से कौन सा पाया जाता है? तो याद रखना भैया कौन सा पाया जाता है? यहाँ पे एमाइलेज, ये ऑप्शन ए वाला आपका सही जवाब। देखो ये टाइलिन है, ये तो लार में पाया जाता है ना, ये लार में पाया जाता है। और पेप्सिन बताओ किस में पाया जाता है? पेप्सिन किसी ने कमेंट बॉक्स में बताया है? नहीं बताया तो अमाशय में पाया जाता है, याद रखना, ठीक है ना। कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एक होता है ट्रिप्सिन जो है वो अग्नाशय में, वो भी अग्नाशय में पाया जाता है ना। तो ये देखो पहले बताओ, ये वो हैं कार्बोहाइड्रेट पाचक हैं, ठीक है ना। और ये जो पेप्सिन है ना, पेप्सिन ये याद रखना ये प्रोटीन पाचन है, ठीक है ना। ये प्रोटीन है, ट्रिप्सिन है और पेप्सिन है, ये प्रोटीन पाचक हैं और ये कार्बोहाइड्रेट पाचक हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न। संविधान का भाग 4 संबंधित है। भैया बहुत मैंने संविधान से संबंधित क्वेश्चन कराए हैं, और कब पेपर में ये मत कह देना कि भैया आपने वो कराया ही नहीं जो पूछ लिया गया, ठीक है ना, ये मत बोलना यार। तो यहाँ पे देखो भाग 4 जो है ना ये राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है ना। इसी में दिए गए भाग 4 में पहले तो इस चीज़ को आप याद में रखेंगे, ठीक है ना। आर्टिकल की अगर बात करेंगे हम कौन से आर्टिकल तक मिलते हैं, तो याद रखना ये 36 से 51 तक मिलते हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं। तो दूसरा पॉइंट ये आपने नोट कर लिया। अब अगर हम भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार आ जाता है। भाई भाग 3 में ही तो आता है ना मौलिक अधिकार। इसके अगर आर्टिकल की बात करें
तो आर्टिकल भैया 12 से 35 तक है ना। कहाँ से 12 से 35 तक हैं, क्योंकि 36 से 51 तक इधर हो गए। अब यहाँ पे 12 से 35 तक हैं, तो हमारी आ जाएगी भाग 2 में नागरिकता। भाई भाग 2 में हमारी नागरिकता आ जाएगी, जो कि कहाँ से कहाँ तक है। तो इधर देखो ये 5 से लेके 11 तक है ना, 5 से लेके। अब यहाँ पे जो मूल कर्तव्य दे रखा है ये इम्पोर्टेंट है। ये पता क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कौन से भाग में आता है बताओ। तो ये भाग 4 के खंड का में आता है, भाग 4 के खंड का में आता है। और इसके अगर आर्टिकल की बात करें तो ये 51A में, मतलब 51 का खंड का में दिया गया है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो दिया है, गुजरात के किस शहर में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। गुजरात के किस शहर में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना यहाँ पे ये जो ऑप्शन ए में दे रखा है सनाड, ठीक है ना, सनाड। एक तो ऐसा नाम है कि बोला नहीं जा रहा, माफ़ी चाहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो याद रखना किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। किसे कहते हैं, प्रस्तावना को। और पता है आर्टिकल जो 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, आर्टिकल 32, उसे संविधान की आत्मा कहा गया है ना। तो ये भी आपको देखो दोस्त ध्यान रखना है। चीज़ें ये छोटी छोटी ही सही, लेकिन हमें ये पता है कि ये हमें नंबर दिलवाएंगी, है ना। हमें क्या छोटी सी दो शब्द 2 लाइन याद करनी होती हैं, वो हमें 2 नंबर दिलवा के जाएंगे, है ना दोस्त। अब यहाँ पे देखो दिया है कि विविध द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। विविध द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया ये जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। शिवम ये कहाँ, जापान के संविधान से लिया गया। आज मैं अपना ही नाम ले लिया यार। और देखो यहाँ पे समवर्ती सूची और प्रस्तावना की जो भाषा है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, ऐसे आप याद रखना, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जो कि कौन से आर्टिकल में आती है, 368 में आती है। कौन से आर्टिकल में, 368 आर्टिकल में आती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था। देखो रजत मुद्रिकाएं और स्वर्ण मुद्रिकाएं यहाँ पे याद रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले तो ये बताओ गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना वो रूपक ऑप्शन ए, ठीक है ना। और रूपक लिखा हुआ मिल सकता है या रुपयक लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है ना। रुपयक, रुपया नहीं, रुपयक लिख देता हूँ, जैसे ऐसे आधा पा या क, ठीक है ना, रुपयक। तो रुपयक भी लिखा हुआ मिल सकता है। और देखो स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहते थे। जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उन्हें क्या कहते थे, उन्हें दीनार कहते थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब सब किया होगा यार। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद बिल्कुल फ्री मूड में आज मैं क्लास करा रहा हूँ। वैसे क्या होता था रोज़ इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है यार, पता नहीं कहीं का विचार चल रहा होता है, यहाँ पे हम पढ़ रहे होते हैं, ऐसा होता है यार। लेकिन आज मुझे इस तरीके का कोई भी अभी दिमाग में थॉट नहीं है। आज मेरा पूरा 100% मुझे लग रहा है कि मैं आपके साथ में क्वेश्चन कर रहा हूँ। और देखो यहाँ पे दिया है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है भैया, ये मदुरई में स्थित है। मदुरई कहाँ पड़ता है बताओ। तो याद रखना तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है दोस्त, तमिलनाडु में, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैंने आपको ये पहले भी कहा है कि मंदिर वगैरह सब याद करके जाना दोस्त, कि मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखो चुंबकीय प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, टेस्ला, है ना, टेस्ला कई बार। बताओ डायोप्टर, बताओ किसका मात्रक है, डायोप्टर। तो डायोप्टर भैया ये तो कई बार हमें आपने बताया है कि ये लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है ना। किसका, लेंस की शक्ति का, है ना, लेंस की प्रकाशीय शक्ति का डायोप्टर मात्रक है। ये आपको ध्यान रखना। केल्विन बताओ किसका है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया। अब यार एक बार आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। बताओ राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है भैया। ये कल्लड़ हैं। कौन है, कल्लड़ जी, ऑप्शन बी। और इन्हें किसके शासनकाल में लिखा था, तो वो भी याद रखना, जय सिंह के शासनकाल में लिखी थी। किसके,
जय सिंह के शासनकाल में लिखी थी। और इनकी तो हर्षचरित मैंने आपको कई बार बताया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पूछी जाएगी। मुंशी प्रेमचंद की गोदान याद रखना, गोदान है ना, और दूसरी गबन है ना, गबन, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोगों से। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है मानव शरीर का रक्त बैंक खाली स्थान कहलाता है भैया। मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो क्या कहलाता है, यकृत, फेफड़ा या प्लीहा? तो भैया यहाँ पे सही जवाब हमारा प्लीहा हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही जवाब। अरे भैया पता क्या करो करो, सीधा जब क्लास लिया करो ना, ऐसे क्वेश्चन डाल लिया करो, 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है ना, 4 नंबर 5 नंबर, और यहाँ से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, उनके नीचे पीछे जितना मैं बता रहा हूँ वो सब लिख लिया करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट डाला 2 नंबर, जो बताया क्वेश्चन लिख लिया, और जो इंपॉर्टेंट बताऊँ वो तो ज़रूर नोट करो, क्योंकि हो सकते यार आ जाएँ। देखो यहाँ दिया है टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? टिहरी डैम, तो टिहरी डैम जो है ये भागीरथी नदी पर स्थित है। कौन से राज्य में भैया? उत्तराखंड में होगा भैया, है ना। कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में होगा। चलो अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, आपको पता है। आप इसकी मुझे वो बता दो, इसकी जो टिहरी डैम की जो क्या कहते हैं ऊंचाई थी ना, हाँ कितनी है बताओ? तो याद रखना 575 मीटर। कितनी है? 575 मीटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर रावी नदी पर कौन सा डैम बना है? रावी पर, तो याद रखना थीन डैम बना है। कौन सा? थीन डैम बना हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ब्यास नदी पर बताओ, ब्यास पर, तो ब्यास पर वो है पौंग डैम। कौन सा है? पौंग डैम है, तो ये भी भैया याद रखेंगे हम, ठीक है ना। और देखो हीराकुंड बताओ, हीराकुंड तो भैया महानदी पर है ना। कहाँ पर? उड़ीसा में, है ना दोस्त। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये मुझे कई दिनों से लग रहा था क्वेश्चन पूछना चाहिए मुझे आपसे, लेकिन आज मैंने आपसे पूछ भी लिया। याद रखना वो है दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा। और आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन दोस्त। और मैं आपको बताऊँ, देखो छोड़ने से पहले 1 मिनट मेरी बात को सुन लो। क्लास को छोड़ने से पहले 1 मिनट मेरी बात को सुन लो कि जितने भी मेरे साथ दोस्त जुड़े हुए हैं, आप लोग मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पहले तो दिल से धन्यवाद कह रहा हूँ मैं। दूसरा मैं आपको बता दूँ कि आप अगर वाकई में अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगर आप डायरेक्ट खोल पाते हो तो ठीक है, चैनल को खोलोगे, उसमें लिंक आपको लगा हुआ मिल जाएगा। अगर नहीं खोल पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं वहाँ से आपको लिंक दे दूँगा टेलीग्राम ग्रुप का। आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, और एसएससी जीडी की क्लास इसके बाद होने वाली है। तो तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।